हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सारे बच्चे? आई होप आप सारे जो है अच्छे से होंगे। तो हमारे जो है वो 6 चैप्टर हो चुके हैं। लास्ट वाला चैप्टर रहता है आपका। तो लास्ट वाला चैप्टर हम कोशिश करते हैं कि आज ही आपके 2 लेक्चर आ जाएं और आज ही जो है आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो लास्ट वाला जो हमारा चैप्टर है दैट इज पाथ्स टू मॉडर्नाइजेशन। तो मॉडर्नाइजेशंस बच्चे बहुत सारे देशों में तो हुई, इंडिया के अंदर भी हुई है, लेकिन हमने कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज का मॉडर्नाइजेशन पढ़ना है जिसमें मेन फोकस रहने वाला है ये जापान, चाइना और कोरिया। इन 3 कंट्रीज को जो है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया जिसको हमने बाद में बोलते हैं, इन कंट्रीज के बारे में हमने इनकी मॉडर्नाइजेशन जो है वो पढ़नी है। लेकिन इन दो में से भी तीन में से भी सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज वो जापान और चाइना। इनको इनकी मॉडर्नाइजेशन को हमने जो है वो डिस्कस करना है। ठीक है। अब मेरे बच्चे जो हमारे पास कुछ सोर्सेज हैं इस चैप्टर को लेकर, तो वो क्या क्या है? सबसे पहले हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो है डायनेस्टिक हिस्ट्रीज। अब डायनेस्टिक हिस्ट्रीज का मतलब क्या है, यानी कि जिन जिन एरियाज का मॉडर्नाइजेशन हमने पढ़ना है वहां पे किन किन डायनेस्टी ने जो है वो रूल किया है, उनकी हिस्ट्री क्या है उसके बारे में हमने डिस्कस करना है। देन हमने कुछ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के बारे में पढ़ना है, और जो मेरे बच्चे कुछ स्कॉलर्स ने कुछ लिखा है वो हमारे पास सोर्स रहने वाला है इस चैप्टर का। देन पॉपुलर लिटरेचर, यानी कि जो लिटरेचर उस टाइम पीरियड का था, और इसके अलावा रिलीजियस लिटरेचर। 4-5 चीजें जो है जो इस चैप्टर के बारे में हमें बताती हैं। एक तो डायनेस्टिक हिस्ट्री, जिन जिन डायनेस्टीज ने यहाँ पे रूल किया, दूसरा ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, और तीसरा जो है वो स्कॉलर्स की राइटिंग, और चौथा पॉपुलर लिटरेचर, और पांचवा जो है वो रिलीजियस लिटरेचर। ये 4-5 चीजें जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है किसके लिए, ये हिस्ट्री जो है इस चैप्टर की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। There are different paths to modernization. The theme tells us fascinating the story of how different historical conditions led Japan and China on the divergent path to building the independent and modern nation. कहा जाता है कि इस यहाँ पे एक ऐसा चैप्टर हमने पढ़ना है जो मॉडर्नाइजेशन के बारे में हमें बताता है, जो हमें ये बताता है कि भाई मॉडर्नाइजेशन कैसे होती है। और कहा जाता है जो ये थीम है जो इस चैप्टर की इन चैप्टर की, वो हमें ये बताती है कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट हिस्टोरिकल कंडीशंस इन एरियाज में रही हैं, यानी कि जापान के अंदर और चाइना के अंदर हिस्टोरिकली बहुत ज्यादा ये क्या बोलते डाइवर्सिटी देखने को हमें मिली, हिस्टोरिकल चेंज देखने को मिला, और इन स्पाइट ऑफ दैट ये कंट्रीज कैसे जो है वो मॉडर्नाइज हो गए, वही हमने डिस्कस करना है। मेरे बच्चे अगर हम एक तरफ से चाइना के बारे में पढ़ें, दूसरी तरफ से जापान के बारे में पढ़ें, तो जियोग्राफिकली अगर हम देखें सबसे पहले चाइना के बारे में, ये एक वास्ट कॉन्टिनेंटल कंट्री मानी जाती है, यानी कि इसका एरिया जो है वो बहुत बड़ा है। और आपको पता होना चाहिए ये चाइना जो है वो कहाँ पे आता है, एशिया में आता है। दूसरा मेरे बच्चे अगर हम जापान की बात करें तो जापान एक छोटा सा देश है, यानी कि एक स्मॉल आइलैंड कंट्री है ये। ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है जियोग्राफिकली, यहाँ पे क्या है, 3 मेजर रिवर्स हमें देखने को मिलते हैं। एक तो येलो रिवर, दूसरा जो है यंगत्से रिवर, और तीसरा जो है पीरल रिवर। 3 रिवर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है अगर हम चाइना की हिस्ट्री को पढ़ते हैं। फिर है बच्चे माउंटेनस रीजन्स, कुछ माउंटेनस रीजन्स यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसके अलावा जो जापान है, जापान के अंदर क्या है, आइलैंड्स हैं, और आइलैंड्स में से भी जैसे हुंसो आइलैंड आता है, जैसे कोयोशो आइलैंड आता है, जैसे सिखाओ आइलैंड आता है, जैसे हुकाइडो आइलैंड आता है। ये 3-4 आइलैंड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो जापान के अंदर फेमस है। इसके अलावा हमने देखा चाइना के अंदर 3 मेजर रिवर्स हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे मेजर रिवर्स जो है, मेजर रिवर सिस्टम जो है हमें नहीं देखने को मिलता है। 50% एरिया आर इन माउंटेनस एक्टिव अर्थक्वेक जोन्स। मेरे बच्चे यहाँ पे 50% एरिया जो है माउंटेनस है, लेकिन जो माउंटेनस एरिया है वो काफी ज्यादा जो है वो डेंजरस माना जाता है। क्यों? यहाँ पे अर्थक्वेक जो है वो काफी ज्यादा होते हैं। मतलब मेरे बच्चे आपको ये पता होना चाहिए जहाँ पे पानी है, पानी ज्यादा होता है, वहां पे काफी ज्यादा जो है अर्थक्वेक्स, वहां पे सिस्मिक एक्टिविटीज काफी ज्यादा होती है। अब एथनिक ग्रुप्स की बात अगर हम करें तो यहाँ पे डाइवर्जेंट एथनिक ग्रुप्स हमें देखने को मिलते हैं। हंस, यूरोक, युघोर युघोर ह्यूओई, मोंचो एंड तिब्बतन। ये 3-4 ग्रुप जो है वो हमें देखने को मिलते हैं चाइना के अंदर। और यहाँ पे हमें जो है एक ही तरह के एथनिक ग्रुप्स, वो जो है होमोजेनिक मींस जो जिनका जो सेम कल्चर है, जिनका ट्रेडिशन सेम है, जिनकी लैंग्वेज सेम है, उस टाइप के जो हमें यहाँ पे ग्रुप्स देखने को मिलते हैं। अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पे मेन लैंग्वेज क्या रहने वाली है, कैंटोनीज, और यहाँ पे चाइनीज, यानी चाइनीज तो मेन फेमस है जिसको हम बोलते हैं।
लेकिन कुछ लोग यहाँ पे जो है कैंटनीज भी जो है वो लैंग्वेज बोलते थे चाइना के अंदर। अगर हम जापान की बात करें तो जापान के अंदर एक ही लैंग्वेज बोली जाती है, दैट इज जापानी। अब अगर हम फूड की बात करें तो ये लोग क्या खाते थे, ये लोग जो है वो व्हीट खाते थे, ये लोग जो है वो पेस्ट्रीज खाते थे, ये लोग जो है पम्पलिंग्स खाते थे, ये लोग जो है इंसुमोस खाते थे। ये पम्पलिंग और इंसुमोस की पर्टिकुलर वहां की डिश का नाम है। और साथ में राइस जो है ये लोग खाते थे। अगर नटशल में आप ये याद रखोगे तो राइस खाते थे, जो कॉमन इंडिया में भी चल रहा है, व्हीट और ये पस्तूरी जो है यहाँ पे फेमस है। अब मेरे बच्चे अगर जापान की बात करें तो जापान एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे आइलैंड है, तो आइलैंड में जहाँ पे होगा वहां पे फिश ज्यादा होंगी, क्या होंगी, फिश ज्यादा होंगी। और फिश के साथ ये लोग राइस खाते थे। राइस के साथ मेरे बच्चे ये क्या, अब फिश की बात अगर हम करें तो एक तो रावत फिश खाते थे ये, और दूसरा जो है ससमानी या सुरोशी फिश खाते थे। तो कहने का मतलब यह है कि जापान और चाइना जो है वो जियोग्राफिकली टोटली डिफरेंट, जो दो कंट्रीज हैं ये जियोग्राफिकली टोटली डिफरेंट है एक दूसरे से। नाउ नेक्स्ट बच्चे पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो कैसा था इन कंट्रीज का, वो हम डिस्कस करेंगे। Modern, by the 12th century, power was shifted from emperor to the Shungos at Igo modern Toko। अब मेरे बच्चे टोको जो है वो किसकी करेंसी है, जापान की। और जापान जो है कहा जाता है वहां पे क्या होता है 12th सेंचुरी के अंदर पावर जो है वो शिफ्ट हो जाती है, और पावर शिफ्ट हो जाती है एम्प्रर एम्प्रर टू शुंगोज। अब पहले मतलब दूसरा एम्प्रर था, उसके बाद जो है शुंगोज शुंगोज एट कहाँ पे मेरे बच्चे, ये कहाँ पे रहते थे, ये जो है टोक्यो के अंदर रहते थे। The country was divided into 250 domains। अब 250 डोमेन्स का मीनिंग क्या है, यानी ये कंट्री यहाँ पे 50 पॉलिटिकल यूनिट्स थे, ठीक है। और ये 250 पॉलिटिकल यूनिट जो है वो किसके अंदर थे, ये थे मेरे बच्चे दाइमियो, आज जिसको लॉर्ड्स बोला जाता था। They were asked to stay at the capital in order to avoid rebellion। अब मेरे बच्चे कहा जाता है इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है they were asked to stay at the capital, यानी कि इनको बोला जाता था आप कैपिटल्स के अंदर रहोगे इन ऑर्डर टू अवॉइड रेबिलियन, ताकि अगर ये लोग यहाँ पे रहेंगे तो उससे रेबिलियन जो है वो कम हो जाएगा। कौन लोग अगर यहाँ पे रहेंगे मेरे बच्चे, अगर यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन रहेगी, कहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन रहेगी, कैपिटल में, तो कैपिटल में जब एडमिनिस्ट्रेशन रहेगी तो उससे जो है कॉन्फ्लिक्ट या उससे रेबिलियन जो है वो कम हो सकते हैं। द सुमोरी वेर द रूलिंग एलिट। अब सुमोरी जो थे वो क्या थे, वो एक ऐसा ग्रुप था, वो एक ऐसा एलिट ग्रुप था जो जापान के अंदर जो है वो रूल करते थे। एंड सो द सुंगहोज एंड दाइमोज, और ये किसकी हेल्प करते थे, ये सुंगहोज और दाइमोज को जो है वो सो करते थे, इनकी हेल्प करते थे। द 16th century brought 3 important changes for fortune development। अब 16th century के अंदर जो है वो 3 डेवलपमेंट होती है जिससे जो है इनका लक्ष्य, इनका किस्मत जो है वो बदल जाता है। वो 3 चेंजेस क्या क्या है, सबसे पहली चेंज जो है पीजेंट्री डिसऑन टू एंड वार। अब पीजेंट्स ने क्या किया, उन्होंने जो है वो आर्म को छोड़ा और वार जो है यहाँ पे खत्म हो जाता है। दूसरा ऑटोनॉमी वाज गिवन टू दाइमियो। अब ये क्या है मेरे बच्चे, ये पॉलिटिकल यूनिट था यहाँ पे, और इस दाइमो को जो है वो ऑटोनॉमी दी गई, इस रीजन को जो है वो खुद मुख्तियारी जिसको बोलते हैं वो दी गई। लैंड सर्वेज टू एंश्योर प्रोडक्टिविटी एंड रेवेन्यू। और तीसरी बात यहाँ पे ये हुई कि यहाँ पे लैंड सर्वे होता है कि भाई कितना ज्यादा एरिया जो है जापान के अंदर है जिसके अंदर लोग कल्टीवेशन कर सकते हैं, जिसके अंदर लोग जो है वो हैबिटेशन कर सकते हैं, जिसके अंदर लोग जो है अपनी सेटलमेंट जो है वो बसा सकते हैं। 3 चेंजेस 16th सेंचुरी के अंदर जापान में होती हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस जो है वार यहाँ पे एंड हो जाता है। दूसरी चेंज यहाँ पे दाइमोस को पावर दी जाती है, और थर्ड जो है यहाँ पे लैंड सर्वे हो जाता है। और लैंड सर्वे जब होता है तो उससे यहाँ पे रेवेन्यू जो है वो काफी इंक्रीज होता है। नाउ अब आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा, जापान हैड लार्ज सिटीज, जापान के अंदर बहुत बड़े बड़े शहर थे। उन शहरों में से जो एक पर्टिकुलर शहर था जिसको नाम था उदो, दूसरे का नाम क्या था ओसाका, तीसरे का नाम क्या था काइटो। ये 3-4 शहर जो है काफी फेमस थे जापान के अंदर। लेड टू द ग्रोथ ऑफ ए कमर्शियल इकोनॉमी एंड वाइब्रेंट कल्चर। मेरे बच्चे ये 3 जो टाउन है ये इतने इंपॉर्टेंट हैं जो जापान की इकोनॉमी को काफी ज्यादा बढ़ा लेते हैं, और जापान के कल्चर को ये लोग जो है वो ये टाउन जो है वो काफी सिंबलाइज करते हैं। इंक्रीज यूज ऑफ मनी एंड क्रिएशन ऑफ द स्टॉक मार्केट लेड टू द इकोनॉमी इन न्यू वे। मेरे बच्चे यहाँ पे स्टॉक मार्केट का कंसेप्ट सबसे पहले आता है, और यहाँ पे जो है यूज ऑफ मनी, मैंने आपको पहले भी बोला है कि भाई मनी जो है वो पहले लोगों के पास अवेलेबल नहीं होता था। लोग जो है वो बार्टर सिस्टम को प्रेफर करते थे। लोग जो है एक कमोडिटी के बदले में दूसरी कमोडिटी दूसरे बंदे से लेते थे और वैसे एक्सचेंज करते थे। लेकिन यहाँ पे जो है
मोनी जब आ जाता है तो उससे क्या हो जाता है, जापान की इकोनॉमी जो है वो काफी बढ़ जाती है। यहाँ पे स्टॉक मार्केट का कंसेप्ट आता है जहाँ पे लोग शेयर्स वगैरह लगा लेते हैं। द पीरियड विटनेस सम सोशल एंड कल्चरल चेंजेस। Chinese influenced literature promoted the questions and study of Japanese literature promoted। कहा जाता है मेरे बच्चे यहाँ पे जो है वो कुछ चेंजेस हो जाती हैं और कुछ चेंजेस विटनेस, वो चेंजेस क्या है, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस जब चाइना के अंदर हो जाती है तो चाइना में जो बदलाव आता है वो बदलाव जो है वो जापान के अंदर भी जो है क्वेश्चन रेज करता है और जापान के का जो लिटरेचर सिस्टम है वो भी जो है यहाँ पे चेंज होता है। इसका मतलब जब चाइना के अंदर चेंज आती है तो चाइना की चेंज की वजह से जापान के अंदर भी चेंज आती है और जिसकी वजह से जापान का जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी जो है वो वो भी चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास द मेजाई रिस्टोरेशन। अब ये मेजाई मेरे बच्चे जो है एक रूलर का नाम था, इसने किस तरह से पावर को जो है वो रिस्टोर किया और इस मेजाई के बारे में हमने जो है वो डिस्कस करना है। इन 1853 द यूएसए सेंट कमांडर मैथ्यू पेरी टू जापान विद डिमांड्स फॉर ट्रेड एंड डिप्लोमेटिक रिलेशन। यूएसए जो है 1853 के अंदर एक बंदे को भेजता है जिसका नाम है मैथ्यू पेरी। मैथ्यू पेरी को जो है यूएसए भेजता है जापान और कहता है आप जाइए जापान और जापान के अंदर जो है वो डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो स्टार्ट कीजिए। उनके यहाँ पे जो रूलर था उस टाइम पे मेजाई था और मेजाई को बोलिए कि हम जो है वो क्या करते हैं, हम जो है वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस आपके साथ बनाना चाहते हैं। द अराइवल ऑफ द पीरी ब्रॉट सिग्निफिकेंट चेंज इन द जापान पॉलिटिक्स। कहा जाता है जब ये पीरी आ जाता है, मैथाऊ पीरी आता है तो मैथाऊ पीरी आने की वजह से जापान के अंदर जो पॉलिटिक्स है वो बदल जाती है, जापान की पॉलिटिक्स यहाँ पे चेंज होती है। नेक्स्ट पॉइंट 1868 के अंदर क्या होता है, एक मूवमेंट, अ मूवमेंट रिमूव्ड द शोंगो फ्रॉम द पावर एंड ब्रॉट एम्परर टू उडो टोको। कहा जाता है मेरे बच्चे यहाँ पे उस टाइम पीरियड में पावर में कौन थे, शुभान थे पावर के अंदर और उनकी उनसे जो है वो पावर जो है वो छीन ली जाती है और पावर कौन छीनता है, एक एम्परर, और उस एम्परर का नाम क्या है बच्चे, यूडो। और ये एम्परर कहाँ का था, ये कहाँ पे रहता था, ये वहीं पे टोक्यो के अंदर रहता था। The Japanese were aware about the European colonization in India and other countries। अब जापानीज वालों को पता था कि ये यूरोप वाले कितने ज्यादा डेंजरस हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो जापान है वो भी यूरोप का, ये एशिया का ही पार्ट है और जो ये क्या बोलते हैं कि यूएसए है, यानी कि सारे के ब्रिटिशर्स जो हैं ये सब लोग जानते थे ये कितने ज्यादा चालाक हैं और ये भी बोला जाता था भाई इंडिया के अंदर जो है इन्होंने कितना ज्यादा कोलोनाइजेशन चलाया है। आपको पता होना चाहिए ये बच्चे जो है ये टाइम पीरियड 19th सेंचुरी का चल रहा है और ब्रिटिशर जो है इंडिया के अंदर 17th सेंचुरी से जो है वो सरवाइव कर रहे थे। तो इसका पूरा एक्सपीरियंस जो था वो जापानीज वालों को था, इसलिए जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जब पेरी यहाँ पे आता है तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो क्रिएट हो जाती है। सम स्कॉलर वांटेड टू लर्न न्यू आइडियाज फ्रॉम द यूरोप्स एंड अदर्स सॉट टू एक्सक्लूड द यूरोपियन। अब मेरे बच्चे कुछ स्कॉलर चाहते हैं कि वो यूरोप वालों को जो है वांटेड टू लर्न न्यू आइडियाज फ्रॉम द यूरोपियन। हाँ, कुछ स्कॉलर चाहते हैं जापान के कि हम यूरोप के जो स्कॉलर्स हैं उनके आइडियाज को माने, उनके आइडियाज को फॉलो करें, लेकिन अदर स्कॉलर्स कहते हैं कि नहीं, हमें जो है इनके आइडियाज की कोई जरूरत नहीं है, ये लोग काफी ज्यादा जो है वो एक्सप्लॉयटेशन करने वाले हैं। ठीक, आई थिंक आपको जो है वो अंडरस्टैंड हुआ होगा। सम फेवर्ड ग्रेजुअल एंड लिमिटेड ओपनिंग टू द आउटर वर्ल्ड। अब मेरे बच्चे कुछ ने फेवर किया, वो किसको फेवर किया, फेवर्ड ग्रेजुअल एंड लिमिटेड ओपनिंग। ग्रेजुअल और लिमिटेड ओपनिंग का मीनिंग क्या है, यानी कि ग्रेजुअल होता है क्या मेरे बच्चे, आराम से, और लिमिटेड का मतलब क्या होता है, जिसकी एक बाउंड्री फिक्स है। कुछ लोगों ने कहा कि बस जो आउटर साइड द वर्ल्ड है, यानी कि जो जापान से बाहर दुनिया है, यानी कि जापान के अलावा बाहर की जो कंट्रीज हैं, अगर हमने उनके आइडियाज को मानना है तो कुछ लोगों ने कहा हमने वो बहुत कम आइडियाज फॉलो करने हैं। नटशल में इसका मीनिंग यही निकलता है। द गवर्नमेंट adopt a policy with the slogan rich country strong army to create a sense of nationhood and to transform subject into citizen। अब मेरे बच्चे ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये पॉइंट इंडिया के अंदर जो है वो 20th सेंचुरी में आता है, लेकिन जापान के अंदर ये पॉइंट जो है वो 19th सेंचुरी में ही आ जाता है, 100 साल पहले। अब ये पॉइंट है क्या, यहाँ पे जो गवर्नमेंट थी वो स्लोगन देने लगी। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा हम चाहते हैं एक अच्छा एक अमीर देश बन जाए हमारा, और अमीर देश जब बन जाए तो उस अमीर देश के साथ हमारी जो नेवी है, जो हमारी फौज है, आर्मी है, वो भी स्ट्रांग होनी चाहिए और इससे हमारा नेशनहुड जो है वो काफी अच्छा बनेगा। और हम ये भी चाहते हैं जो यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं और जो सिटीजन्स हैं
सब्जेक्ट से हम सिटीजन चेंज करना चाहते हैं। बच्चे मैं आपको बताऊं सब्जेक्ट्स होते क्या है, सब्जेक्ट्स जो है वो किसी रूलर के अंदर होते हैं, अंडर द कंट्रोल ऑफ रूलर, ये रूलर के कंट्रोल में होते हैं। और दूसरे होते हैं सिटीजन। अब सिटीजन कौन से लोग होते हैं, ये होते हैं दे आर फ्री फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ रूलर, यानी कि ये रूलर के कंट्रोल से फ्री होते हैं और ये जो है रूलर के कंट्रोल में होते हैं। अब इन्होंने बोला कि जो लोगों पे रिस्ट्रिक्शंस हैं वो खत्म हो जाएंगी और लोग जो हैं वो बिल्कुल फ्री रहेंगे। ठीक है, the new government also tried to build the emperor system, king bureaucracy and military parts of this system। अब नई गवर्नमेंट जो यहाँ पे बनती है वो कहती है कि हम एक एम्परर सिस्टम लाते हैं और एम्परर सिस्टम में होगा क्या, एक किंग होगा, एक ब्यूरोक्रेसी का मतलब है कि उस किंग के कुछ असिस्टेंट जो होंगे जो इसकी गवर्नमेंट को जो चलाने में हेल्प करेंगे, और इसके अलावा जो है यहाँ पे मिलिट्री होगी, मिलिट्री मीन्स यहाँ पे जो है वो फौज होगी, और मिलिट्री भी, किंग भी और ब्यूरोक्रेसी, तीन पिलर्स होंगे जो क्या करेंगे, जो जापान की गवर्नमेंट को जो है वो गवर्न करेंगे, जापान कंट्री को गवर्न करेंगे। ठीक है, इसको चलाएंगे। एम्परर्स वाज ट्रीटेड एज द डिसेंडेंट ऑफ द सन गॉड्स एंड लीडर्स ऑफ द वेस्टर्नाइजेशन। मेरे बच्चे कहा जाता है जो एम्परर होगा, इन्होंने कहा कि वो एम्परर कैसा होगा, डिसेंडेंट ऑफ द सन गॉड्स। अब सन गॉड यानी कि जो ये क्या बोलते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि सन जो है सबसे पहले जापान वाली साइड से निकलता है और वो लोग जो है कहते हैं सन गॉड होता था और उसकी काफी ज्यादा जो है ये लोग जो है वो पूजा वगैरह करते थे। अब इन्होंने कहा कि भाई जो एम्परर बनेगा वो उस सन गॉड का काफी ज्यादा क्लोज होना चाहिए, मीन्स कि वो काफी ज्यादा डिवोटेड होना चाहिए रिलीजन की ओर। और दूसरा इन्होंने ये बताया कि एंड लीडर ऑफ वेस्टर्नाइजेशन, यानी कि वो वेस्टर्नाइजेशन का लीडर होना चाहिए। किसका लीडर होना चाहिए, यानी कि उसमें वेस्टर्नाइजेशन भी होनी चाहिए, वो वेस्टर्न के कंट्रोल में ना आए, वो वेस्टर्न का डोमिनेट बंदा रहना चाहिए, वो ऐसा ना हो वो कल जो है वो वेस्टर्न्स का यानी कि ब्रिटिशर्स का के बातों में आके हमारे देश के साथ कोई गद्दारी करेगा, ये इनके कहने का मतलब है। हिज बर्थडे वाज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल हॉलिडे, ही वोर वेस्टर्न स्टाइल मिलिट्री यूनिफॉर्म। कहा जाता है मेरे बच्चे कि यहाँ पे जो एम्परर था उसका जब बर्थडे होता था तो उसको क्या बोला इनने, उस दिन जो है बिल्कुल हॉलीडे होगी, और इसके अलावा मेरे बच्चे इन्हें बोला कि वो क्या करे, वो वेस्टर्न स्टाइल मिलिट्री यूनिफॉर्म, और इनने जो है जो मिलिट्री की यूनिफॉर्म है उसको भी जो है वो क्या कर दिया, एक वेल सिविलाइज्ड वे से उनकी यूनिफॉर्म रखी मिलिट्री की, और वो किस मॉडल के बेस पे रखी, वो जो है वो वेस्टर्न स्टाइल पे इन्होंने जो है मिलिट्री की यूनिफॉर्म रख ली। मिजाई रिफॉर्म्स, अब मिजाई ने कौन से रिफॉर्म्स लाए, एजुकेशनल रिफॉर्म्स की बात अगर हम करें, सबसे पहले यूनिवर्सल एंड कंपलसरी एजुकेशन सिस्टम फॉर बॉयज एंड गर्ल्स बिगन टू इंप्लीमेंट फ्रॉम 1870s। कहा जाता है मेरे बच्चे कि जापान के अंदर यूनिवर्सल एंड कंपलसरी एजुकेशन सिस्टम का मतलब क्या है कि भाई सारे के सारे बच्चे, जितने भी जापान के अंदर जो बच्चे हैं वो सारे के सारे पढ़ेंगे, उनको अधिकार है, वो जो है एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। जैसे हमारे इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 21 में ये लिखा है कि जितने भी बच्चे जिनकी एज जो है वो आई थिंक कि 6 साल से लेकर और 14 साल तक है, उनको जो है फ्री एजुकेशन मिलेगी, उनके पास वो राइट है, वो जो है एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। और मेरे बच्चे ये पेरेंट्स की फंडामेंटल ड्यूटी है कि उन्हें अपने बच्चों को पढ़ाना है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा ही लिखा है। लेकिन यहाँ पे ये यूनिवर्सल एंड कंपलसरी एजुकेशन सिस्टम जो है, और वो जो इंडिया के अंदर चल रहा है, दैट इज आल्सो यूनिवर्सल एंड कंपलसरी एजुकेशन सिस्टम। तो ये कब स्टार्ट होता है, 1870s के अंदर। द करिकुलम्स हैड बीन बेस्ड ऑन द वेस्टर्न आइडियाज बट एम्फेसिस वाज गिवन ऑन द स्टडी ऑफ द जापान हिस्ट्री। कहा जाता है जो एजुकेशन सिस्टम था वो तो वेस्टर्न के ऊपर बेस्ड था, वेस्टर्न के आइडियाज के ऊपर बेस्ड था, लेकिन जो मेन फोकस दिया गया वो जापान की हिस्ट्री पे इन्होंने जो है काफी ज्यादा फोकस किया। द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन कंट्रोल द कैरिकुलम, सिलेक्टेड द टेक्स्ट बुक एंड कंडक्ट टीचर्स ट्रेनिंग। कहा जाता है मेरे बच्चे जो एजुकेशन मिनिस्टर था वो उसने क्या किया, उसने जो है पूरा कैरिकुलम यानी कि कब पेपर होंगे, कितना सिलेबस रहेगा, कब जो है बच्चों से कब नई एडमिशन होगी,
अच्छा किस साल का बच्चा जो है किस क्लास में होना चाहिए, ये सारी की सारी बातें जो है वो मिनिस्टर डिस्कस करने लगा। और मिनिस्टर जो है जापान के अंदर बच्चों को एजुकेशन की, बच्चों को नहीं टीचरों को एजुकेशन की ट्रेनिंग देने लगा। आपने कैसे जो है वो बच्चों को पढ़ाना है। अब मेरे बच्चे देखिए कितना अच्छा सिस्टम जो है वहां पे था। टेक्स्ट बुक टॉट द चिल्ड्रन टू रिस्पेक्ट देयर पेरेंट्स, ही लव टू नेशन एंड बिकम गुड सिटीजन्स। मेरे बच्चे देखिए ये कितनी अच्छी बातें दो हैं। एक तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है, दूसरा ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि बुक्स के अंदर ऐसा सिलेबस जो है वो फ्रेम किया गया जिसमें अपने पेरेंट्स से जो है बच्चों को ये बोला जाता, सिखाया जाता था कि यू शुड बी रिस्पेक्ट फॉर योर पेरेंट्स, कि आपने अपने पेरेंट्स की जो रिस्पेक्ट करनी है। एंड यू शुड आल्सो लॉयल टू द नेशन, और बच्चों को जो है वो देशभक्ति का जो है वो काफी ज्यादा जो है वो जुनून और जज्बा जो है वो तैयार किया जाता था। एंड बिकम गुड सिटीजन, और बच्चों को ये बताया जाता था हाउ विल यू बिकम द गुड सिटीजन, आप किस तरीके से जो अच्छे नागरिक बन सकते हैं। तीन चीजों पे जापान का एजुकेशन सिस्टम जो था वो बेस्ड था। फर्स्ट तो उनका ये था कि रिस्पेक्ट फॉर पेरेंट्स, दूसरा क्या था उनका, दूसरा ये था कि लॉयल टू द नेशंस, और थर्ड क्या था, हाउ टू बिकम गुड सिटीजन, एक अच्छा शहरी जो है वो कैसे बना जा सकता है। तो ये जो है वो रशिया ने जापान का जो है वो एजुकेशन सिस्टम इन तीन चीजों के ऊपर बेस्ड था। लेकिन दूसरी चीज आपने ये भी याद रखनी है, यूनिवर्सल कंपलसरी एजुकेशन सिस्टम वाज स्टार्टेड इन जापान इन 1870s, यानी कि ये एजुकेशन सिस्टम कंपलसरी सब बॉयज और सब गर्ल्स के लिए जो है वो कंपलसरी होता है 1870s के अंदर। ये पॉइंट भी आपने जबानी याद रखना है। और आपने ये पॉइंट भी याद रखना है मेरे बच्चे कि जो यहाँ पे एजुकेशन मिनिस्टर होता था वो जो है वो प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करता था किसको, टीचरों को, ताकि वो जो है वो एक अच्छी से अच्छी शिक्षा या एजुकेशन जो है वो बच्चों को दे सकें। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, अब तो ये क्या बोलते हैं कि पहले एजुकेशन रिफॉर्म थी, अब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। द मिजाई गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस अ न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स बाय अल्टरिंग ओल्ड विलेज एंड डोमेन बाउंड्रीज। अब मेरे बच्चे यहाँ पे क्या बोलते हैं कि इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अंदर क्या चेंज लाई। इन्होंने कहा कि जो पुराना गांव वाला सिस्टम था और ओल्ड डोमेन बाउंड्रीज, यानी कि जो पुरानी बाउंड्रीज थी उनको खत्म करना है, दोबारा से जो है वो बाउंड्रीज जो है वो रीऑर्गेनाइज करनी है। Each administrative unit was to have sufficient revenue to maintain the local schools and health facilities। कहा जाता था कि भाई हर एक जितने भी पॉलिटिकल यूनिट रशिया के अंदर थे, रशिया ने जापान के अंदर थे, तो वो जो है वो इतने अच्छे थे, वहां पे जो लोकल डिमांड लोगों की होती थी, जो लोकल स्कूल्स होते थे, जो लोकल हेल्थ फैसिलिटीज होती थी, उसका रेवेन्यू जो है वहीं से जनरेट होता था। कितनी अच्छी बात है कि भाई जहां पे जो गांव है या कोई पॉलिटिकल यूनिट है, वहां पे जो हॉस्पिटल्स होंगे, जो स्कूल्स होंगे, उसकी सारी की सारी फंडिंग वहीं के पैसे से होगी। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट आल्सो सर्व्ड एज द सेंटर ऑफ द रिक्रूटमेंट फॉर द आर्मी, और कहा जाता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को जो है इसको आर्मी को रिक्रूट करने का भी जो है वो क्या बोला गया, उस वही आर्मी को भी रिक्रूट कर सकता था। ऑल यंग मेन ओवर द 20 हैड टू अंडरगो अ पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस। कहा जाता है जितने भी यंग मैन होते थे और जिनकी एज जो है वो 20 होती थी, और उनको बोला जाता था वो जो है वो मिलिट्री सर्विस जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अ मॉडर्न मिलिट्री फोर्स वाज आल्सो डेवलप्ड, लेकिन इसके अलावा ये तो कंपलसरी वाला था ना कि भाई जिनकी 20 साल की उम्र है वो सारे के सारे मिलिट्री में जाएंगे। अब ये पता नहीं कि भाई एक घर के सारे लोगों ने मिलिट्री में जाना होता था या एक बंदे ने जाना होता था, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। अब नेक्स्ट जो है ये भी है बच्चे कि यहाँ पे ये तो एक मिलिट्री बना दी, दूसरी इनकी ये मिलिट्री थी कि भाई वहां पे जो है वो क्या होना चाहिए कि मिलिट्री जो होगी वो एक वेल ऑर्गेनाइज वे से बनाई जाएगी। एक तो जब 20 साल की उम्र जिनकी होगी उनने जाना है, दूसरा जो है एक इस टाइप की मिलिट्री होगी जिसके रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होंगे, ठीक, और जो काफी मॉडर्न होगी। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म जापान के अंदर क्या आती है। द गवर्नमेंट सेट अप एट लीगल सिस्टम्स टू रेगुलेट द फॉर्मेशन ऑफ द पॉलिटिकल ग्रुप्स, कंट्रोल मीटिंग्स एंड इम्पोज स्ट्रिक्ट सेंसरशिप। अब मेरे बच्चे कहा जाता है सेंसरशिप होता है जहां पे सेंटर का कंट्रोल होता है, और कहा जाता है जापान के अंदर क्या होता है, यहाँ पे अलग अलग पॉलिटिकल ग्रुप्स बनते हैं और वो पॉलिटिकल ग्रुप्स जो है वो कंट्रोल करते हैं सारी की सारी मीटिंग्स को और इम्पोज करते हैं कुछ लॉज। कौन से लॉज, जो काफी ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, और ये सारी की सारी चीजें जो है वो कहां से होती हैं, सेंटर से होती हैं, ठीक है। ऑल दीज मेजर्स वर
इनवाइटेड अपोजिशंस। अब मेरे बच्चे जितनी भी चीजें हो रही थी तो ये सारी की सारी मेजर जो है इनवाइटेड अपोजिशन, इसकी वजह से जो है वो अपोजिशन वालों को जो है वो चीजें ये ठीक नहीं लगती हैं। एजुकेशन सिस्टम बदल दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बदल दिया। अब जो है क्या वो तीसरी चीज जो है कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदल के रख दिया। ये कितनी ज्यादा चैलेंज थी उन लोगों के लिए जिनको ये सिस्टम पसंद नहीं था, जिनको ये पार्टी जो है वो पसंद नहीं थी। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, modernization of economy was important aspect of the Meiji reforms. Funds were raised by levying agriculture tax. अब एग्रीकल्चर में इनने क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म में इनने सबसे पहले क्या लाया कि भाई लोग क्या करेंगे, वो एग्रीकल्चर पे टैक्स दे देंगे और वही जो है सोर्स ऑफ रेवेन्यू रहेगा। ठीक है। द फर्स्ट रेलवे लाइंस कंस्ट्रक्टेड बिटवीन द टोक्यो एंड योकोहामा इन 1870 to 72. Machines required for textile industry was imported for Europe. कहा जाता है फर्स्ट रेलवे लाइन जो है 1872 के अंदर यहाँ पे बनती है और इस यहाँ पे जो है डिफरेंट डिफरेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वगैरह जो है ये लोग सेट करते हैं और इसके अलावा जो है वो यूरोप से बहुत सारी चीजें जो है ये इंपोर्ट करते हैं। फॉरेन टेक्निक्स वेर यूज्ड टू ट्रेन वर्क्स टीच इन यूनिवर्सिटीज एंड स्कूल्स। मेरे बच्चे कहा जाता है कि फॉरेन टेक्निक्स का यूज किया गया कि भाई यूनिवर्सिटीज के अंदर जो वर्क है वो बच्चों को कैसे सिखाना है और इसके अलावा स्कूल्स के अंदर बच्चों को कैसे वर्क सिखाना है। इवन जापान स्टूडेंट वेर सेंट टू फॉरेन कंट्रीज। कहा जाता है जापान से लोगों को जो है बच्चों को अलग अलग देशों में भेजा जाता था, अलग अलग देशों की यात्रा करवाई जाती थी। इन 1872 मॉडर्न बैंकिंग इंस्टीट्यूशन वेर लॉन्च्ड और 1872 के अंदर यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे जो है वो बैंकिंग सिस्टम जो है वो एक नया स्टार्ट हो जाता है। द गवर्नमेंट हेल्प कंपनीज लाइक मित्सुबिशी एंड सुमोटो प्रोवाइडिंग सब्सिडीज एंड टैक्स बेनिफिट टू बिकम मेजर शिप बिल्डिंग्स। कहा जाता है मेरे बच्चे जो गवर्नमेंट है वो काफी ज्यादा हेल्प करती है किसको, मित्सुबिशी एंड सुमोटो को। वो क्या प्रोवाइड करते हैं, कुछ यहाँ पे जो है शिप बिल्डिंग्स जो है वो करते हैं। नटशेल में अगर हम देखें एग्रीकल्चर में रिफॉर्म, एजुकेशन में रिफॉर्म, बच्चों को ये सिखाया जाता है उन्हें काम कैसे करना है, स्कूल और कॉलेजेस के अंदर ये चीजें सिखाई जाती है। बच्चों को फॉरेन ट्रेड ये क्या टूर करवाया जाता है। इसके अलावा जो है मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम जो है यहाँ पे स्टार्ट होता है। इसके अलावा जो हमने देखा शिप बिल्डिंग्स का काम जो है स्टार्ट होता है। टिल द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ज़ायपुतुस बिग बिजनेसमैन, बिग ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल्ड बाय इंडिविजुअल फैमिलीज डोमिनेटेड द इकोनॉमी। मेरे बच्चे कहा जाता है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हो जाता है तो हम देखते हैं यहाँ पे एक ग्रुप होता है जिनका बिजनेस में काफी कंट्रोल होता है। पॉपुलेशन इंक्रीज फ्रॉम 35 मिलियन इन 1872 टू 55 मिलियन। पॉपुलेशन की काफी बढ़ जाती है, जो 35 मिलियन थी वो 55 मिलियन पहुंच जाती है। और गवर्नमेंट एनकरेज माइग्रेशन एज मेजर टू रिड्यूस पॉपुलेशन। अब गवर्नमेंट जो है वो एनकरेज करती है किसको, किस बात को एनकरेज करती है, माइग्रेशन एज ए मेजर टू रिड्यूस पॉपुलेशन। इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ने कि हम जो है अगर कोई बंदा बाहर जाना चाहता है जापान से वो जा सकता है, क्यों, बिकॉज पॉपुलेशन ज्यादा होंगे और ये चाहते थे पॉपुलेशन कम रहे और इसलिए इन्होंने माइग्रेशन को अलाउड कर दिया। एट फर्स्ट माइग्रेशन वाज एनकरेज टू नॉर्थ आइलैंड ऑफ होकाइडो। मेरे बच्चे सबसे पहली माइग्रेशन जो है वो कहाँ पे इन्होंने अलाउ की, नॉर्दर्न आइलैंड के अंदर, होकाइडो के अंदर। ऑटोनोमस एंड इंडिजिनस पीपल लिव्ड हियर एंड देन to Haveli and Brazil and to growing the colonial empire of Japan। और फिर बाद में इन एरियाज में colonial empire एस्टेब्लिश करते हैं। As industries develop, people shift to towns। कहा कि जब इंडस्ट्रियल सिस्टम यहाँ पे डेवलप होता है लोग जो है वो टाउन्स की ओर शिफ्ट करना जो है वो स्टार्ट करते हैं। अब इंडस्ट्रियल वर्कर्स के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। द नंबर ऑफ द वर्कर्स इन इंडस्ट्रीज इंक्रीज फ्रॉम 77 lakh in 1870 to 4 million in 1913. They were employed in units without having the electricity and machinery। मेरे बच्चे कहा जाता है वर्कर की संख्या काफी ज्यादा थी, पहले 7 लाख थी और 7 लाख से जो है वो क्या 4 मिलियन, तो 1 मिलियन होता है किसके बराबर, 10,000, तो इसका मतलब 40,000 हो जाता है ये, ठीक, 10 लाख के बराबर शायद से, हाँ। हाफ ऑफ द एम्प्लॉइज वेर वर्क इन। अब मेरे बच्चे ये जो एम्प्लॉइज काम करते हैं ये कहा, दे वर एम्प्लॉयड इन यूनिट्स विदाउट हैविंग इलेक्ट्रिसिटी एंड
मशीन्स, यानी कि मेरे बच्चे ये उस टाइम पीरियड की बात है जब जापान के अंदर कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, कोई मशीनरी नहीं थी, लेकिन तब भी इतने संख्या के अंदर जो है वहां पे वर्कर जो थे अवेलेबल थे। हाफ ऑफ द एम्प्लॉइज हु वर्क इन मॉडर्न फैक्ट्रीज वेर वुमेन, लेकिन जितने भी लोग थे, अगर 100 लोग थे तो 100 में से 50 जो है वो वुमेन थी, 50 जो है वुमेन थी। They organized the first modern strike in 1886. It was only after 1930s the that the male workers began to outnumber women. मेरे बच्चे कहा जाता है कि 1886 के अंदर हमें जो है मेल वर्कर ज्यादा देखने को मिलते हैं। मेल वर्कर्स बिगन टू आउटनंबर वुमेन, यानी कि वुमेन जो है मेल वर्कर से ज्यादा हो जाती है। द साइज ऑफ द फैक्ट्रीज एनलार्ज फ्रॉम लेस देन 5 वर्कर्स टू मोर देन 100 वर्कर्स। मेरे बच्चे कहा जाता है जिन फैक्ट्रीज के अंदर 5 लोग पहले काम करते थे, लेट अस कंसीडर, वहां पे अब 100 लोग जो है वो काम करने लगे। फैक्ट्रीज का साइज काफी बढ़ा दिया जाता है। द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डिमांड फॉर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज टिम्बर लेड टू द एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन। बच्चे ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है कि भाई जो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन है, तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बार बार होता है तो उससे क्या होगा, उससे रिसोर्सेज ज्यादा एक्सप्लॉइट होंगे और एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज लीड्स टू एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन, उससे एनवायरमेंट जो है वो खराब हो जाता है। Tanaka Sonzo launched the first protest movement against industrial pollution in 1897 with 800 villages. मेरे बच्चे कहा जाता है कि सबसे पहले एक बंदा है जिसका नाम क्या है, तनाका सोंजो, और ये क्या लॉन्च करता है, ये एक प्रोटेस्ट लॉन्च करता है किसके खिलाफ, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के खिलाफ। और इसका ये अपने साथ जो है लगभग 800 विलेजेस को लाता है और बोलता है कि देखो कितना पोल्यूशन जो है वो क्रिएट हुआ है, आप ये पोल्यूशन जो है ठीक नहीं, इसलिए जो है ये इसके खिलाफ मूवमेंट उठाते हैं। एग्रेसिव नेशनलिज्म। अब मेरे बच्चे वर्ड एग्रेसिव का मतलब होता है जहां पे काफी ज्यादा जो है वो मींस प्रेशराइज किया जाता है। अब नेशनलिज्म लोगों के बीच में, यानी कि एक किस्म का गुस्सा भी था लोगों को और एक तरह से लोगों के बीच में नेशनलिज्म भी था, तो एग्रेसिव नेशनलिज्म हम इसी को कहते हैं। या इसका मीनिंग हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि लोगों के अंदर जो नेशनलिज्म की भावनाएं थी वो बहुत ही ज्यादा जोश और जुनून से भरी हुई थी। ठीक है। द मेजाई कॉन्स्टिट्यूशन हैड क्रिएटेड अ पार्लियामेंट कॉल्ड डाइट विद लिमिटेड पावर। कहा कि मेजाई ने सबसे पहले क्या, इनकी गवर्नमेंट ने एक पार्लियामेंट बनाया और इस पार्लियामेंट का नाम डाइट रखा, और लेकिन इसको पावर जो है वो बिल्कुल कम रखी, पावर कम थी। दोज लीडर हु रिस्टोर्ड मेजाई गवर्नमेंट कंट्रोल्ड पावर। कहा जाता है कि जो लोग जो है मेजाई की गवर्नमेंट के अंदर थे वो जो है वही, मतलब मेजाई की गवर्नमेंट के अंदर जो लोग थे उन्हीं के पास ये जो है वो इसकी पावर भी थी, डाइट की पावर, यानी कि एक किस्म का पार्लियामेंट, संसद। दे फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज एंड फॉर्म्ड मिनिस्टर्स। मेरे बच्चे ये तो ऑब्वियस है, यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज बनती हैं, पॉलिटिकल पार्टी जब इलेक्शन जीतती हैं तो वहां से मिनिस्टर्स बन जाते हैं। ग्रेजुअली दे लॉस्ट पावर नेशनल यूनिटी एंड कैबिनेट फॉर्म अकॉर्डिंग टू द पार्टी लाइंस। कहा जाता है अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग यहाँ से कैबिनेट से भाग जाते हैं और नेशनल यूनिटी यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। बाद में क्या होता है, कैबिनेट गवर्नमेंट जो है वो पार्टी के हिसाब से जो है वो मिनिस्टर पोर्टफोलियो जो है वो डिवाइड करती है। यानी कि वो ऐसे होता है कि अगर किसी कंट्री के अंदर जो गवर्नमेंट है वो मतलब मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट नहीं है, तो अगर वहां पे कोलिशन गवर्नमेंट है तो कोलिशन गवर्नमेंट में क्या होता है, वहां पे हर एक जो अपोजिशन वाले, अपोजिशन नहीं मतलब जिन लोगों ने वो कोलिशन गवर्नमेंट बनाई होती है उनको जो पोर्टफोलियोज दिए जाते हैं। अगर किसी बंदे को पोर्टफोलियो नहीं दिए जाते तो वो गवर्नमेंट नहीं बनाता है और उससे जो है वो लोग वहां से भाग जाते हैं। ठीक है। द एम्परर वाज द कमांडर ऑफ द आर्मी, और एम्परर जो है वो कमांडर था इनकी आर्मी का। इट वाज इंटरप्रेटेड दैट द आर्मी वाज द नेवी हैड इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। कहा जाता है आर्मी के पास जो है वो काफी ज्यादा जो है वो पावर थी और उसको इंडिपेंडेंट माना जाता था। इन 1899 द प्राइम मिनिस्टर्स ऑर्डर्ड द ओनली that only military generals and admirals could become ministers। अब मेरे बच्चे देखो 1899 के अंदर यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑर्डर करता है कि भाई खालिस और खालिस जो मिलिट्री के जनरल है वही लोग जो हैं वो क्या बनेंगे, वो मिनिस्टर्स बनेंगे। ठीक है। these all these strengthen the army, और इससे आर्मी जो है काफी मजबूत हो जाती है। the strength of the army was related with the fear that Japan was the mercy of the western power। कहा जाता है उसके बाद जो है जापान के अंदर जो है वो काफी ज्यादा पावर होती है और अब जापान अब ऐसा ही देश बन जाता है जैसे वेस्टर्न कंट्रीज होती है। वेस्टर्नाइजेशन एंड ट्रेडिशंस। वेस्टर्नाइजेशन और ट्रेडिशंस के बारे में हम पढ़ेंगे। अब वेस्टर्नाइजेशन मींस पीपल्स ऑफ यूरोपियन।
देयर वर डिफरेंट व्यूज अप ऑन जापान रिलेटेड विद अदर कंट्रीज। मेरे बच्चे, कहा जाता है जापान के अलग अलग व्यूज हैं हर एक कंट्री के बारे में। सम इंटेलेक्चुअल्स लाइक फुकुया युजोची एक्सप्रेस द व्यू दैट जापान मस्ट एक्सपेल एशिया। यानी कि कुछ लोग, जैसे यहाँ पे इनके दो के नाम बोले हैं, नाम भी कुछ अजीब अजीब के हैं इनके, और ये लोग क्या करते हैं कि ये बोलते हैं कि जापान को जो है ना, ये एशिया से जो है अपने आप को हटा देना चाहिए। बाय दिस मेंट दैट जापान मस्ट शेड इट्स एशियन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिकम पार्ट ऑफ द वेस्ट। और कहा जाता है जापान को जो वेस्ट का पार्ट बनना चाहिए। द नेक्स्ट जनरेशन क्वेश्चन द व्यू ऑफ द एक्सेप्टिंग वेस्टर्न आइडियाज। कहा जाता है नई जनरेशन जो है वो भी वेस्ट के आइडियाज को प्रमोट करती है। द फिलोसफर्स मयोक सेटुराई, ये एक फिलोसफर है जो क्या बताता है, आर्ग्यू दैट कैच नेशंस मस्ट डेवलप इट्स स्पेशल टैलेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सिविलाइजेशन। कहा जाता है कि अगर किसी नेशन ने जो है वो मतलब डोमिनेंस अपनी रखनी है, तो उसने क्या करना है, उसने जो है वो कुछ ऐसी स्किल्स, ऐसा कुछ स्पेशल टैलेंट जो है डेवलप करना है जिससे बाकी सिविलाइजेशन जो है उसको फॉलो करेंगी। सम अदर्स वेर अट्रैक्टेड टू वेस्टर्न लिबरलिज्म, कुछ बोलते हैं कि नहीं जी यहाँ पे वेस्टर्न लिबरलिज्म होना चाहिए, एंड वांटेड अ डेमोक्रेटिक जापान रादर देन अ मिलिट्री वन। और ये लोग कहते हैं कि नहीं, यहाँ पे डेमोक्रेटिक जापान होना चाहिए। अब हमने पीछे अभी पढ़ा कि यहाँ पे जो है वो आर्मी को काफी पावर दी गई थी, तो उनकी पावर को कम होना चाहिए, और दूसरी जो ये क्या बोलते हैं विंग्स है गवर्नमेंट की, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव विंग्स है, उनको पावर मिलनी चाहिए। ठीक है। Humorous, a leader of the popular right movements, demanded the establishment of a constitution government. अब कुछ लोग जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट जो है उसकी डिमांड कर रहे हैं। सम अदर ग्रुप एडवोकेट वोटिंग राइट्स फॉर वुमेन एंड दिस फोर्स द गवर्नमेंट टू अनाउंस कॉन्स्टिट्यूशन। अब मेरे बच्चे अलग अलग व्यूज हैं। कुछ लोग बोलते हैं नहीं जी हमें यूएसए के आइडियाज को फॉलो करना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि अगर हम टैलेंट को जो है वो डेवलप करेंगे, टैलेंट की वजह से जो है हम बाकी सिविलाइजेशन के ऊपर रूल कर सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि जापान ऐसा होना चाहिए जहाँ पे डेमोक्रेसी जो है वो होनी चाहिए, ना ही कि मिलिट्री रूल होना चाहिए। अब इसके अलावा जो है कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पे जो है वो क्या, ये राइट कुछ लोग जो है वो पॉपुलर मूवमेंट्स की जो है वो डिमांड कर रहे थे और जो बोलते थे कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होनी चाहिए। अब कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई वुमेन्स के राइट भी जो है उनको मिलने चाहिए, वुमेन्स के राइट उनको नहीं मिल रहे हैं, तो इसलिए जो है वो क्रिटिसाइज कर रहे थे जापान को। यहाँ पे अलग अलग व्यूज जो है तभी बोले गए। डेली लाइफ जो है जापान के लोगों की कैसी था। द ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अ मॉडर्न सोसाइटी वाज आल्सो रिफ्लेक्टेड इन द डेली लाइफ ऑफ द पीपल्स। यानी कि मेरे बच्चे, कहा जाता है जो लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन थी, यानी कि यहाँ पे चेंज लोगों के अंदर हमें देखने, आइडियाज इनके चेंज हो रहे थे, कल्चर इनका चेंज हो रहा था, उसकी वजह से जो है यहाँ पे बोला गया है कि उनकी डेली लाइफ जो है वो भी चेंज हो गई थी। ठीक है। द पैट्रियार्कल फैमिली system gave up to the nuclear family system. The new concept of the family system has created a new demands for new tools of the domestic goods, houses and family entertainment. कहा जाता है मेरे बच्चे, पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था, पहले पैटर्नली वाला सिस्टम होता था, अब उसको छोड़ा, अब कहा कि वैसा नहीं चलेगा, अब जो है न्यूक्लियर फैमिली। अब न्यूक्लियर फैमिली जब रहेगी उनकी अपनी अपनी डिमांड्स होंगी। अब मेरे बच्चे आपको मैं बोलूंगा कि यानी कि ये चीजें हम भी एक्सपीरियंस करते हैं, जब न्यूक्लियर फैमिली होती है तो न्यूक्लियर फैमिली की एक अपनी अपनी ही डिमांड्स होती है। मुझे लगता है न्यूक्लियर फैमिलीज की ज्यादा डिमांड होती है, बिकॉज कि वो लोग घूमना भी चाहते हैं, वो लोग खाना भी चाहते हैं, उनको खाने के लिए भी चीजें अच्छी अच्छी चाहिए, और इसलिए जो है न्यूक्लियर फैमिलीज की डिमांड काफी बढ़ती है, और न्यूक्लियर फैमिलीज का लाइफ स्टाइल है वो काफी ज्यादा चेंज होता है, और ऐसा यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। और उनको एंटरटेनमेंट के लिए चाहिए, मतलब वो चीजें चाहिए, और अलग अलग अच्छे अच्छे घर चाहिए, तो ये जो है ये सिस्टम जापान के अंदर भी चल रहा था। ओवरकम मॉडर्निटी, अब जापान जो है मॉडर्निटी से कैसे ओवरकम करता है। 1943 आज सिंपोजियम ओवरकम मॉडर्निटी वाज हेल्ड इन जापान। कहा जाता है एक सिंपोजियम होता है जापान के लिए 1933 के अंदर, ओवरकमिंग मॉडर्निटी डिबेट हाउ टू कम्बेट द वेस्टर्न वाइल बीइंग मॉडर्न। अब इसमें डिबेट में क्या था कि हम किस तरह से वेस्ट के इंटरफेरेंस से बाहर आए और हम मॉडर्न भी बने। डिबेट क्या था कि भाई हम वेस्ट के इन्फ्लुएंस से किस तरह से बाहर आए और हम मॉडर्न भी बने। अब वेस्ट का इन्फ्लुएंस क्यों है, बिकॉज वेस्टर्न पीपल जो है वो काफी ज्यादा जो है मॉडर्निटी को प्रमोट करते हैं, और वो जो है वो काफी लिबरल्स होते हैं, लेकिन बोलते नहीं आइडियाज हमें अपने देने चाहिए, लेकिन हमने मॉडर्न भी बनना है। मोरी सुबोरो, a composer raised the question that how to rescue music from the
आर्ट ऑफ सेंसरी स्टिमुलेशन एंड रिस्टोर टू एन आर्ट ऑफ सेपरेट। अब इन्होंने क्या यहाँ पे बोला कि जो मोरिस सुब्रो था ये क्या कंपोज करता है, ये कुछ क्वेश्चन जो है बताता है। और कौन से क्वेश्चन की बात ये करता है, ये कुछ क्वेश्चन जो है बताता है। बोलता है कि जो आर्ट ऑफ म्यूजिक है उसको जो है प्रमोट किया जाए, और इसके अलावा मेरे बच्चे ये बोलते हैं आर्ट ऑफ सेपरेट को जो है वो रिस्टोर किया जाए। He rejected the composition of जापान म्यूजिक ऑन वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट। इसने बोला कि जो जापान के अंदर जो म्यूजिकल सिस्टम है वो ऐसा होना चाहिए कि जापान के ही म्यूजिक हो, यानी कि गाने जो हैं वो इस लफ्ज में और इस तर्ज में गाए कि वो जापान की ही लैंग्वेज हो, जापान की ही उसके अंदर सुर ताल सारा कुछ हो, और जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी जो है वो जापान के ही हो, ना ही कि वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स हो। द फिलोसफर निस्तोंग खीजी डिफाइन मॉडर्न एज द यूनिटी ऑफ थ्री स्ट्रीम्स ऑफ वेस्टर्न थॉट्स। अब इस बंदे ने, स्कॉलर ने बोला है, फिलोसफर ने, कि जो ये क्या बोलते हैं, हम किसी भी चीज को मॉडर्न जो है वो तीन तरीके से बोल सकते हैं, द रिनेसांस, द रिफॉर्मेशन एंड द राइज ऑफ नेचुरल साइंस। हमने मेरे बच्चे ये तीनों चैप्टर्स जो है, तीनों चीजें पढ़ी है। रिनेसांस का मतलब है, इसने बोला मॉडर्न वो लोग हैं जिन्होंने रिनेसांस को लाया, जिन्होंने रिबर्थ को लाया, जिन्होंने कल्चर के अंदर चेंज लाई, जिन्होंने एजुकेशन में चेंज लाई, जिन्होंने अपने बिलीफ सिस्टम के अंदर चेंज लाई, यानी कि हर एक चीज का रिवाइवल जिन लोगों ने किया, इसका मतलब वो लोग मॉडर्न बन गए। और दूसरा मेरे बच्चे यहाँ पे बोला रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन मीन चेंज, यानी कि अगर कोई चीज पुरानी थी उसको जो है नए तरीके से पेश किया जाता है, दैट इज रिफॉर्मेशन। और दूसरा मेरे बच्चे बोला कि द राइज ऑफ नेचुरल साइंस, और नेचुरल साइंस के ऊपर भी जो है काम किया जाए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के ऊपर जो है, यानी कि जो चीजें हमारे सामने अवेलेबल है उनके ऊपर रिसर्च की जाए, उनको पढ़ा जाए, उनको उनका एनालिसिस किया जाए, और वो चीजें जब होंगी तो इसका मतलब वो देश, वो कंट्री, वो लोग जो है वो मॉडर्न बन जाते हैं। ठीक है। He argued that Japan's moral energy had helped to escape colonialism. It was duty of Japan to establish a new order, a great East Asia। कहा जाता है कि ये जापान के लिए क्या है, जापान के पास एक मॉरल एनर्जी होनी चाहिए, यानी कि जापान इस काबिल होना चाहिए कि जापान जो है वो कोलोनिज्म से जो है वो भाग जाए, जापान जो है वो कॉलोनी से जो है वो एस्केप कर ले, और जापान जो है एक ऐसा देश बने, कैसा, जो ग्रेटर ईस्ट एशिया है जैसे, यानी कि ये पूरे ईस्ट एशिया के अंदर जो है वो काफी एक बड़ा देश है वो बन जाए। मेरे बच्चे, मैं आपको जो है ये मैप यहाँ पे तो नहीं है, कोशिश करूंगा कल 5 मिनट के लिए जो एक आपका लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा, उसमें थोड़ा सा आपको मैप्स के बारे में जो है वो थोड़ा जानकारी दे दूंगा। रीएमर्जेंस ऑफ जापान एज ग्लोबल इकोनॉमी पावर। अब जापान किस तरह से ग्लोबल इकोनॉमी पावर बन जाता है। आफ्टर द डिफीट इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जापान वाज डिमेटेरियलाइज्ड एंड अ कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस। कहा जाता है मेरे बच्चे कि जापान जो है वो क्या होता है, यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। यहाँ पे जो है सिस्टम बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है। आर्टिकल 9 जो जापान के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वो क्या कहता है, हैड नो वार क्लॉज that renounced the use of the war as an instrument of state policy। अब इसमें ये लिखा कि जापान किसी के साथ वार नहीं करेगा, कोई लड़ाई नहीं करेगा, और जापान के मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में वार का कोई जिक्र ही नहीं होगा, यानी कि जापान किसी के साथ लड़ेगा नहीं, और जापान की जो अगर उसने वार लड़ा तो वो इसकी स्टेट पॉलिसी को खतरा होगा, यानी कि वार जो है वो इतना ज्यादा डिस्ट्रक्टेबल है, जापान का सारा सिस्टम जो है वो चेंज हो सकता है, जापान की इकोनॉमी रुक सकती है, जापान का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो उससे इन्फ्लुएंस हो सकता है, जापान की इंडस्ट्री जो है वो उससे सफर हो सकती है। इसलिए इन्होंने वार को जो है वो बिल्कुल यहाँ पे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा ही नहीं, वार की जो कोई जरूरत नहीं है, जापान वार किसी के साथ नहीं करेगा। Agrarian reforms, the re-establishment of the trade union and an attempt to dismantle monopoly of houses were put into the practice। अब इन्होंने क्या कहा मेरे बच्चे, री-एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रेड, यानी कि जापान जो है वो ट्रेड करेगा, एक नए सिरे से जापान जो है वो ट्रेड करेगा, और जापान के अंदर जो ट्रेड प्रैक्टिस होगी वो एक नए तरीके से होगी। पॉलिटिकल पार्टीज को जो है इन्होंने रिवाइज कर दिया, और मेरे बच्चे न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रेम किया गया इसमें इलेक्शन का सिस्टम इन्होंने रखा, भाई इलेक्शन हो जाएगा जिसमें राइट टू वोट लोगों को दिया जाएगा, और स्पेशली वुमेन्स की बात इन्होंने कही कि उसको राइट टू वोट मिलेगा। इसके बाद the rebuildings of the Japan's economy after the defeat was called post war miracles। अब कहा जाता है मेरे बच्चे कि जब जापान की इकोनॉमी जो है, the rebuilding of Japan economy after defeat was called post war miracles, its roots can be seen in the long history। कहा जाता है जापान के अंदर जो पहले वार हुआ था कहीं, तो उससे जो है वो जापान का काफी ज्यादा ये नुकसान हुआ है, और उसको बोला जाता है पोस्ट वार मिरेकल्स।
आपको पता होना चाहिए कि जब ये यहाँ पे तो नहीं है इस चैप्टर में, लेकिन हमने पढ़ा है कि आई थिंक 5th-6th क्लास में कहीं हिस्ट्री में कि जापान के अंदर जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है वहां पे अमेरिका ने जो अपने बम्स फेंके थे, और स्पेशली 2 टाउन्स के अंदर, वो हिरोशिमा और नागासाकी में, और वहां पे कई डिकेड्स तक जो है वो घास जो है वो उगा नहीं है, और उसी का लाश जो है वो जापान को काफी ज्यादा हुआ है। द जापान डिमांडेड created by the Korean and the Vietnamese war also helped the जापान इकोनॉमी। अब कहा जाता है कि जापान अगर जो है वार करेगा भी तो वार किसके साथ लेकर करना है, इसने कोरियंस वालों के साथ वार करना है। अब वो कोरियन जो है यानी कि नॉर्थ कोरिया और नॉर्थ एंड साउथ कोरिया के लोग जो हैं, कहा जाता है उनके साथ अगर वार करेगा तो वो इसको थोड़ी बहुत जो है वो हेल्प कर सकता है, इसकी इकोनॉमी जो है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है। The 1964 Olympics in Tokyo often said mark the re-emergence of the Japan, लेकिन जापान के अंदर जो टोक्यो ओलंपिक्स होते हैं तो ये इससे जो है वो जापान एक बार फिर से जो है वो पावरफुल देश बन जाता है। सिमिलरली द शिनहाइंस हाई स्पीड रेल नेटवर्क जो यहाँ पे बन जाता है हैव कॉमन टू रिप्रेजेंट द एबिलिटी ऑफ जापान टू यूज एन एडवांस टेक्नोलॉजी, जहां से ये पता चलता है जापान जो है काफी टेक्नोलॉजी के अंदर एडवांस है। प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन had its effect on health and environment, कहा जाता है कि एनवायरमेंटल ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जापान में काफी हेल्थ पे और एनवायरमेंट पे काफी फर्क पड़ा है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। कैडियम पॉइजनस वाज फॉलोड बाय द मर्करी पॉइजनस इन मिनीमाटा इन द 1960, ये बीमारियों के नाम है। कहा जाता है कि कैडियम की वजह से जो है जो बीमारी होती थी और मर्करी वजह से जो बीमारी होती थी, ये बीमारियां जो है 1960 के अंदर जापान में होती हैं। एयर पोल्यूशन काज प्रॉब्लम्स इन 1970, एयर पोल्यूशन की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है 1970s के अंदर। 1960 विटनेस करता है ग्रोथ ऑफ सिविल सोसाइटी मूवमेंट जो है जापान के अंदर हो जाती है, और प्रेशर ग्रुप्स बिगन टू डिमांड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ दीज प्रॉब्लम्स एज वेल एज द कंपेंसेशन फॉर विक्टिम्स, यानी कि यहाँ पे अब जब इतनी बीमारियां फैल जाती हैं, पोल्यूशन हो जाता है, तो बहुत सारे विक्टिम्स होता है मेरे बच्चे, वो जिस बंदे को जो कोई नुकसान होता है उसको विक्टिम बोला जाता है। अब वो लोग जो पोल्यूशन की वजह से अपनी हेल्थ जो है वो खो बैठे, वो लोग जिनको बीमारियां लग जाती हैं, तो कहा जाता है उनको जो है कोई इंसाफ मिलना चाहिए, वो विक्टिम्स यहाँ पे हैं, उनकी बात जो है वो कही गई है। 1980s द गवर्नमेंट took strong measures to regulate the environmental issues, लेकिन 1980s के अंदर गवर्नमेंट ने जो वो बहुत ज्यादा मेजर्स उठाए, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे प्रॉब्लम सारी के सारी जो वो खत्म हो जाती है। आई थिंक कि इस लेक्चर में जो है हम इतना ही करते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर आपका जो है वो आएगा, दैट इज वो चाइना के ऊपर होगा। तो मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ।